नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आज मैं आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य का उदय। एक नया टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य अपन देखेंगे दोस्तों कि अपन भारतीय इतिहास के जिस क्रम में चल रहे हैं, अगर उस क्रम का बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बाद अपना वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था दोस्तों। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता की ओर है। बट अगर हम फिर से 6वीं शताब्दी में बात करें दोस्तों, तो 6वीं शताब्दी का जो कार्यकाल था वो महाजनपद काल का कार्यकाल कहलाता है दोस्तों। तो इस महाजनपद काल में हम देखते हैं कि महाजनपद काल में फिर से द्वितीय नगरीकरण का काल भी से कहा जाता है। तो यहां से हम फिर से देख रहे हैं दोस्तों कि हम ग्रामीण सभ्यता से फिर से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने का कुछ कारण है, उस कारण के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा मगध साम्राज्य के उदय में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो मगध साम्राज्य में जो टॉपिक आएगा, सबसे पहला टॉपिक इसमें आर्थिक संपन्नता, दूसरा अपन देखेंगे दोस्तों तो मगध साम्राज्य के उदय के कारण, तीसरा अपन देखेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य में कौन से शक्तिशाली राजवंश आए, और चौथा अपन देखेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य जो एक महाजनपद के रूप में आगे बढ़ता है, फिर कालांतर में पूरे उत्तर भारत में उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है दोस्तों। तो ये जो चार टॉपिक है दोस्तों जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों तो आर्थिक संपन्नता। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मगध साम्राज्य में अपन देख रहे हैं महाजनपद काल में, इसे हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। तो क्यों फिर से हम द्वितीय नगरीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके कुछ कारण थे दोस्तों। तो सबसे जो मेन कारण था, हम यहां पर फिर से देख रहे हैं दोस्तों, तो आर्थिक रूप से हम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्नता के कारण जो थे, सबसे जो मुख्य कारण था वो था कृषि का विकास। कृषि का विकास अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर हम एक एग्जांपल में मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य को हम देखते हैं। मगध साम्राज्य आपके गंगा नदी और गंगा की कुछ सहायक जिसमें सोन, गंडक, घाघरा, इन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक रूप से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ की मिट्टी अधिक, जो दोमट मिट्टी है यहाँ पर, वो अधिक ज्यादा उपजाऊ होगी। तो अधिक ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि देखेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से कृषि का विकास हो सकता है। तो कृषि के विकास होने के कारण यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो यहां के जो कृषक है वो यहां पे बहु फसलों का उत्पादन करेंगे। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इस काल में किसान एक वर्ष में 3-3 बार फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो सीधी बात है, जब बहु फसलों का उत्पादन यहां पर होगा तो सीधी बात है यहां पे जो उत्पादन होगा वो सरप्लस में होगा, मतलब उत्पादन अधिभार में हम लोग को प्राप्त मिलेगा। और जब उत्पादन हमको सरप्लस में मिलेगा तो सीधी बात है हमारी यहाँ पे आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। तो सरप्लस उत्पादन हो रहा है दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बहुफसल हो रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है, इसलिए यहाँ के किसानों की स्थिति हम देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बड़े किसान हो रहे हैं। इन बड़े किसानों को कहा गया था गृहपति, जो एक प्रकार से बड़े किसान होते जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी और उन बहुत सारी भूमियों में वो बहुत सारा उत्पादन करते थे। तो ये गृहपति दोस्तों हम देखते हैं, तो 2 गृहपति का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 गृहपति के नाम हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलते हैं, जिसमें एक था मेंढक। तो इस मेंढक ने गौतम बुद्ध को 1250 गाय जो है भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। इस बात से पता चलता है दोस्तों कि एक जो गृहपति है, एक जो किसान है, उस कितना ज्यादा यहाँ पे उन्नत किस्म का है कि वो गौतम बुद्ध को 1250 जो उस समय गाय थे दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं तो विनिमय का एक सबसे बड़ा साधन गाय माना जाता था दोस्तों। तो जब ये 1250 गाय गौतम बुद्ध को भेंट कर रहा है, तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो गृहपति है वो कितना ज्यादा उन्नत है। ठीक है, इसके अलावा एक साकेत का गृहपति था दोस्तों, जिसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि साकेत के गृहपति ने जीवक नाम के एक चिकित्सक, हम देखेंगे दोस्तों कि
जब अपन मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजवंश की हम बात करेंगे तो वहां पर एक शासक हुए थे जिनका नाम था बिंबिसार। तो इस बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था जीवक। तो इस जीवक ने जब इस साकेत के एक गृहपति का इलाज किया था तो इस इलाज के बाद इस गृहपति ने उन्हें 16,000 मुद्राएं और एक पुरुष व एक स्त्री दास यहाँ पर भेंट स्वरूप प्रदान की थी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो यहाँ के गृहपति है वो कितने ज्यादा उन्नत है। ठीक है, तो कृषि के विकास से देखें दोस्तों तो यहाँ के जो देखें हम राज्य में कितना ज्यादा विकास हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण स्थिति की। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे ग्रामीण स्थिति से अब कैसे हम नगरीय सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो इस गृहपति से आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखते हैं कि गृहपति के बाद अपन देखते हैं कि यहाँ का जो किसान है वो बहुत ज्यादा उन्नत है। तो सीधी बात है यहाँ पर कर वो बहुत ही आसान लेवल पर पे कर सकते हैं। तो जब अपन दोस्तों कर की बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं दोस्तों दो प्रकार के कर यहाँ पे अपन देखने को मिलते हैं। एक कर है बलि और दूसरा कर है दोस्तों यहाँ पे भाग। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बलि और भाग ये तो दो कर हैं, ये एक स्वेच्छाकारी कर थे। स्वेच्छाकारी मतलब आपको अपने इच्छा के हिसाब से ये कर पे करना था। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों जब यहाँ पे राजवंश का उदय होता है और जब यहाँ पे राजनीतिक स्थिति जब आगे बढ़ती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे अपन दो प्रकार के महाजनपद देख रहे हैं। एक जो आपका गणराज्य है और दूसरा आपका राजतंत्र महाजनपद है। तो अपन देख रहे हैं दोस्तों जो राजतंत्रीय महाजनपद है वहां पर बलि और भाग ये दो प्रकार के कर स्वेच्छाचारी से ये अब आपके आवश्यक कर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधी बात है दोस्तों ये आवश्यक कर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो गृहपति है और यहाँ के जो किसान है वह ये कर पे करने में सक्षम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कर आवश्यक कर दिया गया और ये कर का भुगतान बहुत ही इजी वे पे कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पे कर की प्राप्ति होती है तो कर की प्राप्ति होने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों तो राज्य की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य की स्थिति में सुधार। अब राज्य की स्थिति में सुधार कैसे होगा दोस्तों? तो सीधी बात है वहां के जो राजा हैं उनको पर्याप्त मात्रा में यहां पे कर की प्राप्ति होगी और जब कर की प्राप्ति होगी तो राज्य में एक तो वो सैनिक प्रशासन यहां पे स्थापित करेंगे दोस्तों। सैनिक प्रशासन मतलब परमानेंट सैनिक व्यवस्था यहां पर स्थापित होगी। दूसरा अपन देखते हैं दोस्तों तो बड़े नगरों का निर्माण। सैनिक प्रशासन में यहाँ पे सुधार कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर राजा के पास अब पर्याप्त मात्रा में कर की प्राप्ति हो रही है। मतलब सीधी बात है राजा की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धनकोष उपलब्ध है जिससे अपन देखते हैं तो उस धनकोष का प्रयोग क्या कर रहे हैं? अपने राज्य की स्थिति को सुधारने में सैनिक प्रशासन में प्रयोग कर रहे हैं। मतलब एक परमानेंट सैनिक स्थापित वो कर रहा है जिससे यहाँ पे अपन देख रहे हैं दोस्तों अभी सैनिक प्रशासन के स्थापित होने से हमें दो बात समझ में आती है दोस्तों। पहली बात यहाँ पे ये हो जाता है कि सैनिक प्रशासन से कोई राज्य हम पर अटैक नहीं कर पाएगा और अगर वो अटैक करता भी है तो सीधी बात है हम उससे तैयार हैं लोहा लेने के लिए। दूसरा बात हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सैनिक प्रशासन के मजबूत होने से हम अपने साम्राज्य का भी विस्तार आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हम देखें दोस्तों तो बड़े नगरों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। अब सीधी बात है यहाँ पे उत्पादन बहुत ज्यादा है, कर बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है। कर के प्राप्ति होने से राज्य की स्थिति में सुधार हो रही है। तो राज्य की स्थिति में सुधार होने से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नगरों का विकास कर रहे हैं जिसमें अपन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नगर जिसमें आपका गिरिव्रत आ जाता है, कौशल राज्य आ जाता है, आपके वज्जी में लिच्छवी राज्य आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देख रहे हैं दोस्तों अवंती राज्य आ जाते हैं। पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा नगर बन के सामने आता है दोस्तों। इसके अलावा अपन देख रहे हैं काशी एक बहुत बड़ा राज्य था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों तो बड़े बड़े नगरों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सैनिक पर सुधार से अपन देख रहे हैं दोस्तों तो अपन देख रहे हैं कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सही है। दूसरा पॉइंट सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं दोस्तों तो साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से। और सीधी बात है दोस्तों जब साम्राज्य का विस्तार हम करने जाएंगे तो हमारा राज्य जो छोटे लेवल पे है वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ते जाएगा। जो अपन देखते हैं मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। मगध के बाद धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोस्तों कि आर्थिक संपन्नता से ये किस प्रकार एक राज्य का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार एक राज्य नगरीय सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये सब टॉपिक हम लोग आर्थिक संपन्नता में देखेंगे दोस्तों। यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं।
हमने देखा दोस्तों कि कैसे एक राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो अब हम आगे देखें तो अगर किसी राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई है तो सीधी बात है वहां की सामाजिक स्थिति भी अपने आप उन्नत होती रहेगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो जब पैसा होने के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने की सामग्री, पर्याप्त मात्रा में सरप्लस उन्हें मिलता रहेगा। और अपन देखें दोस्तों तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अधिक उत्पादन के कारण वो यहाँ पे भंडार भी रख सकते हैं जो उनके भविष्य में काम आएगा। और दूसरा अपन देख रहे हैं दोस्तों, भंडार से यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि वो एक तो उनको भंडार से यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो जरूरत के समय उनको वो चीज प्राप्त हो सकती है, दूसरा वो इस भंडार का दोस्तों निर्यात भी कर सकते हैं। तो निर्यात में हम देखते हैं दोस्तों तो जो आपका महाजनपद काल है इस समय अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि इस समय हम देखते हैं दोस्तों तो इस समय भारत में ईरानियों का आक्रमण भी होता है, जिसमें डेरियस साइरस, और साइरस के बारे में कहा जाता है कि उसने पंजाब को अपना विश्व राज्य भी बनाया था। इसको हम देखते हैं दोस्तों शायद फिर डेरियस थर्ड ने अपना विश्व राज्य बनाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों तो जब ईरान से यहाँ पर आक्रमण करने आए हुए थे तो यहाँ पर एक नया व्यापारिक मार्ग हमको मिला था जिसके कारण हम दूर दूर से व्यापार कर सकते थे। तो देखेंगे दोस्तों हम आर्थिक स्थिति में सुधार होने से हमें कितना ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार से हम देखेंगे दोस्तों कि सामाजिक स्थिति भी यहाँ पे धीरे धीरे हमारे बढ़ती जा रही है, सामाजिक स्थिति में यहाँ पे सुधार हो रहा है। सामाजिक स्थिति में सुधार में हम एक और चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था यहां पर कम देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था क्यों कम देखने को मिलती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब हम जब आगे मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे शूद्र जो देखा जाएगा, नंद वंश जो एक शूद्र वंश है वो कैसे अपने आप को यहाँ पे राजा घोषित कर रहा है। और दूसरा अपन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आपके क्षत्रिय राजवंश के हैं जिसमें आपके गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय कुल के थे और आपके महावीर जैन ये भी जो क्षत्रिय कुल के थे, ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है धार्मिक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपन मगध साम्राज्य में देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कम है। जो क्षत्रिय हैं जिनको वहां पे कहा गया था वर्ण व्यवस्था के तहत कि इन्हें राजा बनने का अधिकार है, किंतु वो धार्मिक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो शूद्र यहाँ पे सेवा करने के लिए विद्यमान थे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शूद्र क्या हो रहे हैं, अब एक राजा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सामाजिक रूप से स्थिरता हमें आपके मगध साम्राज्य भी महाजनपद काल में देखने को मिलती है, जिसमें मगध साम्राज्य में ये बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं तो सामाजिक स्थिति उन्नत होने से यहां पे धार्मिक स्थिति में भी सुधार होती है। धार्मिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि कैसे धार्मिक स्थिति में सुधार होगी। तो बात ही आएगी दोस्तों यहाँ पर कि धार्मिक स्थिति में सुधार का जो कारण होगा वो यहाँ पे यही होगा कि जो आपके शूद्र राजवंश के हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे शासक बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो क्षत्रिय है वो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर राय चौधरी, उन्होंने मगध साम्राज्य को लेकर और महाजनपद काल को लेकर कमेंट भी किया था। इन्होंने अपनी थ्योरी भी बताई थी कि मगध साम्राज्य में कैसे यहाँ पर ब्राह्मण और शूद्र हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि जो शूद्र का जो बेटा है वो कैसे महापद्मनंद अपने आप को एक राजा घोषित कर रहा है। तो ये हमें सब स्थिरता हमें आर्थिक संपन्नता के कारण हमें देखने को मिलती है। ये सभी हमें महाजनपद काल में देखने को मिलता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कि इसके रीजन है ये आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है और धार्मिक रूप से ये संपन्न राज्य है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे एक फिर से क्या हो रहा है, द्वितीय नगरीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे तो उदय के कारणों की अगर हम चर्चा करें कि क्यों मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ा, तो इसके कुछ कारण थे जिनमें सबसे पहला आएगा आपका आर्थिक कारण, दूसरा आएगा आपका भौगोलिक कारण, तीसरा हमें देखने को मिलता है राजनीतिक कारण, चौथा हम यहां पे देख रहे हैं सांस्कृतिक कारण, पांचवा हमें देखने को मिलता है प्रमुख राजवंश या फिर शक्तिशाली राजवंश, छठवां हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहां पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था।
हम इन एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक टॉपिक से आपका मगध साम्राज्य आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्थिक कारण के बारे में। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जिसके कारण हमें देखते हैं कि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ा। सबसे पहले अपन जो कारण डिस्कस करेंगे वो है आपका आर्थिक कारण। अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि कैसे आर्थिक संपन्नता के कारण फिर से द्वितीय नगरीकरण का यहाँ पर विकास हो रहा है। तो सेम वही अपन देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय में भी आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो एक महत्वपूर्ण कारण में अपन देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो आर्थिक कारण में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ के मिट्टी का उपजाऊ होना। अब देखेंगे दोस्तों कि मिट्टी के उपजाऊ होने का कारण क्या था। तो मैंने आपको बताया कि जो मगध साम्राज्य है वो मगध साम्राज्य आपके गंगा, सोन और गंगा व उसकी सहायक नदियां जिसमें सोन, गंडक, घाघरा ये सब नदियों के पास आपका मगध साम्राज्य स्थित है। तो ये सब नदियों के स्थित होने के कारण यहाँ की जो दोमट मिट्टी है वो दोमट मिट्टी क्या थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे बहुआयामी तरीके से फसलों का निर्माण किया था, मतलब बहु फसलों का उत्पादन। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं तो बहु फसलों का उत्पादन यहां पे किया जाता था। तो माना जाता है कि यहां के किसान एक वर्ष में 3 बार फसलों का उत्पादन करते थे। तो यह तभी संभव था जब वहां की मिट्टी में उर्वरा शक्ति का अधिक होना था और दूसरा कारण यहां पे पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था होना। तो ये दोनों चीजें हमें मगध साम्राज्य में देखने को मिल रहा है। जल की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कुछ नदियां हैं जिसमें मैंने आपको बताया गंगा, सोन, गंडक, घाघरा। इसके अलावा इन नदियों के कारण यहाँ की जो मिट्टी है इनमें उर्वरा शक्ति अधिक होगी और उर्वरा शक्ति अधिक होने के कारण इनका उत्पादन अधिक होगा। तो ये दो हमें बहु फसलों का उत्पादन हमें देखने को मिल रहा है, मिट्टी का उपजाऊ होना हमें देखने को मिल रहा है। अब बहु फसलों के उत्पादन से क्या फायदा होगा कि बहु फसलों के उत्पादन से कर की अदायगी, मतलब कर की अदायगी, कर यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसान लेवल पर यहाँ पे किसान कर पे कर सकते हैं। अब कर की अदायगी कारण यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों कि अगला और क्या आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो एक और कारण अपन देखते हैं दोस्तों, लोहे की उपलब्धता। अब देखेंगे दोस्तों कि लोहे की उपलब्धता से फायदा क्या हुआ। तो पहली बार लोहे का प्रमाण हमें मिलता है 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद जब लोहे का प्रमाण हमें देखने को मिलता है तो हम धीरे धीरे दिख रहे हैं कि लोहे का प्रयोग हम कृषि कार्य में यहाँ पर करने लगे। तो लोहे जब हमको मिल रहे हैं और देखेंगे दोस्तों तो मगध साम्राज्य में जो गया क्षेत्र है उसके दक्षिण पूर्व भाग में हमें लोहे व तांबे का प्रचुर मात्रा में भंडारण मिलता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लोहे का प्रयोग एक तो कृषि कार्य में किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोहे का प्रयोग कर रहे हैं अस्त्र व शस्त्र बनाने में, औजार बनाने में। तो जब सीधी बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नगरीकरण में मैंने क्या बताया कि पर्याप्त मात्रा में कर की प्राप्ति हो रही थी। कर की प्राप्ति होने के कारण इनके पास परमानेंट सैनिक सिस्टम था। तो जब परमानेंट सैनिक सिस्टम था और लोहे की उपलब्धता होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में अस्त्र व शस्त्र मिल रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि उनकी सैन्य स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही थी। तो लोहे की उपलब्धता से ये हमको फायदा मिलता था। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे तांबा भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो जब तांबा में मिलता है तो तांबे का प्रयोग भी हम आसान लेवल पे कर सकते हैं और दूसरा हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। तो ये हमें दोनों फायदा यहाँ पे आर्थिक रूप से देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो वनों की उपलब्धता, वनों की उपलब्धता में अगर हम चर्चा करें तो आपको जो मगध साम्राज्य है ये सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज में आता है। तो इस रेंज में आने के कारण यहाँ पे सुविधा ये हो रहा है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वन की उपलब्धता में देखने को मिल रही है। तो इस वनों की उपलब्धता से क्या फायदा होंगे दोस्तों, तो सबसे पहला फायदा जो होगा यहाँ पे लकड़ी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। अब हम लकड़ी का प्रयोग क्यों कर सकते हैं, तो लकड़ी का प्रयोग एक तो हम अपने घर बनाने में कर सकते हैं, नगरों के निर्माण में कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों तो इस लकड़ी का प्रयोग हम रथों के निर्माण के लिए भी करते हैं। तो जब रथों के निर्माण के लिए हम लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, पहिए के लिए लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो सीधी बात है पर्याप्त मात्रा में रथों की प्राप्ति होगी और यहाँ पे सैन्य स्थिति हमारी और मजबूत हो जाएगी। दूसरा बात हम देखेंगे दोस्तों कि वनों की उपलब्धता से हमें पर्याप्त मात्रा में हाथी प्राप्त हो जा रहा है। तो जब हाथी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि हाथी के मिलने से हमें सैन्य स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जा रही है। तो ये सब कारण थे जिसके कारण मगध की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से उसकी सैन्य स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। एक और कारण हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो मुद्रा का प्रचलन।
मुद्रा का प्रचलन। अब मुद्रा के प्रचलन से हमें क्या फायदा होगा दोस्तों, तो देखते हैं मुद्रा के प्रचलन से जो हमें फायदा हो रहा है। यहाँ पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के कारण हमें पर्याप्त मात्रा में जो उनसे लेन देन है, जो हमारे पहले विनिमय के आधार पर होता था, अब हम मुद्रा के आधार पर लेन देन कर सकते हैं। जैसे पहली बार मुद्रा का प्रयोग हमें मिलता है पहली बार 6वीं से पूर्व शताब्दी में पहली बार सिक्के का, चांदी के सिक्का का प्रयोग किया गया था मुद्रा के रूप में। और मैंने आपको बताया, जब मैं आपको आर्थिक संपन्नता काल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक साकेत का गृहपति था जिसने जीवक को 16,000 मुद्राएं भेंट की थी। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन, और जो मुद्रा यहाँ पे प्रचलन में चल रहा है वो एक पंचमार्ग सिक्का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो पंचमार्ग सिक्के चांदी के सिक्के होते थे। इसके प्रचलन से क्या हो रहा है, हमें व्यापार करने में अधिक सुविधा हमें मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो ये सब क्या थे दोस्तों, आर्थिक कारण थे। इन कारणों के कारण हम देखेंगे तो मगध साम्राज्य में क्या है, आर्थिक रूप से संपन्नता हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय व्यय पे हो या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यय पे हो। ठीक है, हम तांबे का निर्यात कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा के प्रचलन से हम अनाज का अगर आयात निर्यात भी करते हैं तो इससे हमें मुद्रा के प्रचलन से हमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कारण में आते हैं। तो वो नेक्स्ट कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण दोस्तों, अगर हम भौगोलिक कारण की बात करें तो भौगोलिक कारण में जो मगध की सबसे पहले राजधानी थी उसका नाम था गिरिव्रत। गिरिव्रत, गिरिव्रत नाम से स्पष्ट है। गिरि मतलब पर्वत, अव्रत मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। गिरिव्रत पर्वतों के चारों तरफ से घिरा हुआ एक क्षेत्र था। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर अलग अलग बातें मिलती है। जैसे कुछ किताबों में कहा जाता है कि गिरिव्रत 5 पर्वतों से घिरा हुआ था, और कुछ किताबों में कहा जाता है कि गिरिव्रत 7 पर्वतों से घिरा हुआ था। हमें उस फैक्ट पे नहीं जानना है। बात यह है कि गिरिव्रत पर्वतों से घिरा होने के कारण, अगर ये गिरिव्रत है तो 5 साइड से अगर हम लेते हैं पर्वतों से घिरा हुआ है, तो सीधी बात है ये देखें तो एक प्राकृतिक रूप से इसमें क्या है, सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो सीधी बात है इस राजधानी पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों कि इनके पास आर्थिक संपन्नता थी। तो आर्थिक संपन्नता होने के कारण इनके पास परमानेंट सैनिक सिस्टम था। और दूसरा हम देख रहे हैं तो भौगोलिक रूप से जो इनकी राजधानी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पर अटैक करना उतना आसान नहीं था जितना किसी अदर स्टेट पर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति की, तो हम देखेंगे दोस्तों अगर भारत के इतिहास की हम चर्चा करें तो भारत के उत्तर साइड से कभी कोई अटैक नहीं हुआ। रीजन ये था कि उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत भारत के एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, इसलिए भारत में कभी उत्तर से अटैक नहीं हुआ। सेम उसी प्रकार से गिरिव्रत देखेंगे दोस्तों तो 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई भी अटैक नहीं हो सकता था। चांसेस यहां पे हमें कम देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नदियों के 2-3 नदियां थी, जिसमें आपका मैंने बताया सोन, गंडक, गंगा नदी की सहायक नदियां थी जो आपके मगध साम्राज्य से होते हुए गुजरती थी। तो सीधी बात है यहाँ की जो उर्वरा शक्ति हमें अधिक देखने को मिलती है। तो एक भौगोलिक रूप से हम देख रहे हैं दोस्तों, तो भौगोलिक रूप से भी जो मगध साम्राज्य है वो बहुत ज्यादा विकसित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राजनैतिक कारण की। अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण हम देख रहे हैं सबसे पहला कूटनीति का प्रयोग। दूसरा बात हम देखेंगे दोस्तों, तो दूसरी बात में आते हैं कूटनीति के प्रयोग के बाद ताकतवर राजवंश। ये 2 चीजें हैं जो राजनीतिक कारण में आ जाएगी। ताकतवर राजवंश में हम देखो कूटनीति का प्रयोग अगर हम देखें तो बिंबिसार के टाइम में 2 कूटनीतिज्ञ थे, जिनका एक का नाम था सुनीति और दूसरा का नाम था दीर्घचारा। तो इन 2 लोगों के कूटनीति के दम पर बिंबिसार ने यहाँ पर नीति अपनाई थी, जिसमें आपकी वैवाहिक नीति और दूसरी नीति हम देखते हैं तो युद्ध नीति और यहाँ पे मित्र की नीति। ये बिंबिसार की 3 नीतियां थी। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों तो आपके अजात शत्रु के काल में एक और कूटनीतिज्ञ थे जिनका नाम था तीस्रकार। ठीक है, तो ये 3 कूटनीतिज्ञ के दम पे हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार ये दूसरे राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों ताकतवर राजवंश की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं लास्ट में आपके इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से यहाँ पे राजवंश आए और उनका
शासन किस तरीके से चला। ठीक है, अगर हम अगला टॉपिक देखें इसके उदय के पीछे, तो अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो है सांस्कृतिक कारण। सब ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, सांस्कृतिक कारण। ये आपके मेंस के टॉपिक में पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, इसलिए हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों हम सांस्कृतिक कारण की अगर डिस्कस करें तो सांस्कृतिक कारण की ओर हम समझते हैं कि थोड़ा सा भारत की ओर ध्यान दीजिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति की ओर ध्यान दीजिएगा। अगर भारत का ये अगर नॉर्थ क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता भारत के पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक की ओर आगे बढ़ी थी। मतलब ये सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। बट अगर हम देखें एक मगध जो साम्राज्य है ये आपके बिहार राज्य के पास है, तो यहाँ पर पहुँचने में अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता के प्रारंभ होने की, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी और लगभग ये चली थी 600 ईसा पूर्व तक। तो लगभग इसे मगध तक पहुँचने में 1100 साल का समय लगा था। फिर भी मगध में अगर हम देखें तो मगध में हमें सामाजिक एकरूपता देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपका वैदिक सभ्यता के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, ये वर्ण व्यवस्था जितनी वैदिक सभ्यता अपन को देखने को मिल रही है उतना अपन को मगध साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम देखेंगे मगध साम्राज्य में क्या हो रहा है, मगध साम्राज्य के पास आपका जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों बहुत ज्यादा फलता फूलता है और मगध साम्राज्य के शासक यहाँ पे उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये हमें क्या हो रहा है कि सांस्कृतिक कारण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर्यो एवं अनार्यो ये वाली भावना यहाँ पे थोड़ी कम हो रही है। आर्यों की जो भावना थी कि यहाँ पर हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना है, वो भावना यहाँ पे देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी कम है। जिसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जातिवाद की भावना, वर्ण व्यवस्था की भावना वो एक तरीके से हमें कम देखने को मिल रही है। जिसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से यहाँ के लोग क्या है, समान भावना के लोग रखे हुए हैं और जाति व्यवस्था यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सांस्कृतिक कारण था। सांस्कृतिक कारण के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में हम देखेंगे दोस्तों कि मैंने आपको बताया महाजनपद में 2 प्रकार के राज्य थे, कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। गणतंत्र में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो वज्जी और मल्ल 2 महाजनपद थे जो गणतंत्र राजतंत्र थे। और राजतंत्रीय राज व्यवस्था में हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो राजा जो हो रहे हैं वो अपना पैतृक नियम चला रहा है। पैतृक नियम चलाने में हम देखेंगे दोस्तों जो प्रकार का जो कर मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार का कर, एक था आपका बलि और दूसरा था आपका भाग। तो ये 2 कर जो पहले स्वेच्छाकारी कर थे, इन राजाओं ने इन्हें क्या कर दिया, परमानेंट घोषित कर दिया। मतलब आपके ये कर अब आवश्यक होंगे। तो राजा चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन ले सकता था। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो जब यहाँ पे कबीला सिस्टम था, कबीला व्यवस्था थी, तो कबीले व्यवस्था में यहाँ पे हम देखेंगे जो लूट का माल होता था, लूट का माल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो लूट के माल का कुछ भाग यहाँ पे राजा को मिलता था। लेकिन हम देखेंगे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के तहत पूरे माल पर अब सिर्फ राजा का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो मगध साम्राज्य क्या हो रहा है, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था उनमें लागू हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो अगर हम देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पे आए थे शासन करने के लिए, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रमुख राजवंश में या फिर प्रमुख वंश में हम देखेंगे दोस्तों तो 4 वंश यहाँ पे महत्वपूर्ण है। वैसे तो 3 वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पुराणों और महाभारत में एक और वंश के बारे में चर्चा किया गया है जिसका नाम है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों तो हैर्यक वंश। नेक्स्ट आएगा आपका दोस्तों शिशुनाग वंश और आखिरी होगा दोस्तों आपका नंद वंश। तो हैर्यक वंश में देखेंगे दोस्तों, तो हैर्यक वंश में हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक शासक होगा जिसका नाम होगा बिंबिसार। दूसरा जो शासक होगा वो होगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद अपन देखेंगे उदयन। उदयन के बाद नागदशक, ये कुछ शासक आए हुए थे। ठीक है, शिशुनाग में हम देखेंगे दोस्तों तो इसका शासक था शिशुनाग। अगला महत्वपूर्ण था कालाशोक। कालाशोक के बाद 10 और शासक आते हैं। माना जाता है कि कालाशोक के भाई थे, कि कुछ इतिहासकार उनके भाई मानते हैं, कुछ इतिहासकार उसके बेटे मानते हैं। ठीक है, तो कालाशोक के 10 पुत्र थे जो 10 साल तक शासन किए। उसके बाद माना जाता है कि महापद्मनंद ने उन्हें मारकर एक नया वंश स्टार्ट किया था, नंद वंश। तो इस नंद वंश के संस्थापक थे उदयभद्र या महापद्मनंद।
और अंतिम इसके माना जाते हैं घनानंद। तो ये कुछ प्रमुख शासक व राजवंश थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम अब एक एक टॉपिक में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे मगध साम्राज्य का उदय हुआ और इन कारणों के कारण कैसे मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली बनकर साम्राज्य बनकर आगे बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम अब चर्चा करेंगे इसके प्रमुख राजवंश के बारे में। हम एक एक शासकों को यहाँ पे विस्तार से देखेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है आपके बिंबिसार, जिनके बारे में हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम राजवंश के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजवंश में सबसे पहला आता है आपका हर्यक वंश। बृहदत्त वंश, उसके बारे में जानकारी सिर्फ हमें पुराणों और आपके पुराणों से महाभारत से मिलता है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। माना जाता है कि बृहदत्त हर्यक वंश बृहदत्त आपका मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक था, इसलिए उसके नाम पे उस वंश का नाम बृहदत्त वंश रखा गया था। हम इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्यक वंश, बट बृहदत्त भी मैंने आपको बता दिया, कभी कभी एक नॉर्मल फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर्यक वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो इस वंश के संस्थापक का नाम था दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों इस वंश का संस्थापक था। तो इस बिंबिसार को दो और नाम से जाना जाता है, एक है आपका श्रेणिक, जैन ग्रंथों में इसे श्रेणिक के नाम से जाना गया है, इसके अलावा जैन ग्रंथ में श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक ग्रंथ होता है दोस्तों कि दूर दूर तक इसका नाम सुना जाता है, इसलिए श्रेणिक कहा जाता था। दूसरा क्षेत्रजस, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका अधिकार था, लगभग माना जाता है कि इसके अंडर में 80,000 गांव थे, इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में इसका अधिकार होने के कारण इसे क्षेत्रजस कहा गया है। तो इस क्षेत्रजस नाम हमें मत्स्य पुराण से मिलता है दोस्तों। तो ये दो नाम हैं जो श्रेणिक और क्षेत्रजस। कभी कभी एक फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंबिसार को और किस नाम जाता था, तो क्षेत्रिक, श्रेणिक और क्षेत्रजस ये दो इसके नाम थे। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि जो बिंबिसार का जो राज्य था वो आपका मगध साम्राज्य। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बिंबिसार के राजा बनने के पीछे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जैसे हम इतिहासकारों की बात करें तो एक आपके इतिहासकार थे जिनका नाम था भंडारकर, डॉक्टर आर.एस. भंडारकर। उन्होंने यहाँ पर बताया था कि बिंबिसार पहले बृहदत्त के यहाँ सेनापति था और सेनापति होने के बाद वो यहाँ पर राजा बनता है। लेकिन अगर हम महावंश जो एक किताब है बौद्ध ग्रंथ की, उसके दीपवंश महावंश से हमें जानकारी मिलती है कि आपका जो बृहदत्त के जो पिताजी थे जिनका नाम था भट्टिय, महावंश से हमें इस भट्टिय के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमें कुछ अन्य ग्रंथों से इस भट्टिय के बारे में जानकारी मिलती है कि इस भट्टिय ने 15 साल की उम्र में बिंबिसार का राज्याभिषेक कर दिया था। तो ये इसके राजा बनने की कुछ बात है दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बिंबिसार के नाम को मैंने आपको बताया श्रेणिक और आपका क्षेत्रजस, इसे दो और नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों तो बिंबिसार के बारे में। अब बिंबिसार जो एक मगध साम्राज्य का संस्थापक था, फिर एक मगध में हर्यक वंश का संस्थापक था, इसके सामने कुछ चुनौतियां थी। ये चाहता था कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो विस्तार करने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम देखें दोस्तों तो ये मगध जो आपके बिहार के पास है, मगध राज्य के पास आपका कुछ महाजनपद आते थे जिनमें अपन देख लेते हैं। मगध के आपके उत्तर में देखा जाए तो कौशल था, अवंती जो आपके नर्मदा नदी के पास थी, इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों अंग, इसके अलावा हम देखते हैं वज्जी। वज्जी में सबसे ताकतवर आपका लिच्छवी गणराज्य था। वज्जी आपके लगभग 9 गणराज्यों का समूह था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य आपकी लिच्छवी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों तो इस समय जो कौशल राज्य थे ये भी अधिक ताकतवर था और सबसे ज़्यादा ताकतवर अवंती और मगध, ये जो सबसे ज़्यादा ताकतवर गणराज्य थे दोस्तों या फिर महाजनपद थे। इसके अलावा एक और हम देखेंगे गंधार जो आपके पंजाब के आगे है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे जिनसे मगध का रिलेशन था। अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बिंबिसार ने जब साम्राज्य विस्तार करने की बात आई तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने कुछ क्षेत्रों की बात की। मतलब वो चाहता था कि अगर मुझे साम्राज्य विस्तार करना है तो किस नीति के तहत उसे साम्राज्य विस्तार करना चाहिए। तब उसने 2 कूटनीतिज्ञ का सहारा लिया था, जिनमें 2 कूटनीतिज्ञ थे। पहले कूटनीतिज्ञ जिनका नाम था सुनिधि और दूसरे थे आपके दीर्घचारा, और दूसरे कूटनीतिज्ञ थे आपके
दीर्घचारा। तो इन दो कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने बिंबिसार को सलाह दिया कि अगर आप किसी राज्य के ऊपर अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद वो सभी राज्य मिलकर आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, इसमें आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने इसे सलाह दिया कि आप इन राज्यों के साथ मित्रतापूर्व नीति अपनाएं। ठीक है, तो मित्रतापूर्व नीति अपनाने के लिए यहाँ बिंबिसार की 3 नीति है जो बहुत फेमस है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। उन नीतियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। 3 नीति में देखेंगे तो बिंबिसार के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो बिंबिसार की यहाँ पे 3 नीतियाँ थी, वैवाहिक नीति, मित्र नीति और युद्ध नीति। वैवाहिक नीति में हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले वैवाहिक नीति में इसने कौशल के जो नरेश हैं, कौशल के नरेश जिनका नाम था प्रसेनजीत, तो इन प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी, तो इस कौशला देवी के साथ उन्होंने विवाह किया था। तो इस विवाह में उन्होंने कौशला देवी के साथ उन्हें काशी राज्य दहेज स्वरूप मिला था, जिससे इनका कौशल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। दूसरा अपन देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था वज्जी जो कि यहाँ पे गणराज्य था। तो इस वज्जी गणराज्य के अंतर्गत लिच्छवी एक राज्य था। लिच्छवी राज्य में ये आपकी चेटक जो यहाँ के राजा थे, तो इस चेटक की पुत्री थी चेलना। तो इस चेलना से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, उन्होंने इससे शादी कर ली। जिसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, तो विदेह की रानी वासवी से उन्होंने विवाह किया था और मध्य पंजाब की क्षेमा के साथ उन्होंने विवाह किया। तो लगभग अगर माना जाए तो पुराणों के हिसाब से माना जाता है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। ठीक है, लेकिन 500 पत्नियां थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन फिर भी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं जिनमें कौशला देवी, चेलना, वासवी और क्षेमा, इन 4 रानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो उन्होंने वैवाहिक संबंध के तहत, वैवाहिक नीति के तहत यहाँ पर उनसे विवाह किया था। दूसरा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो बिंबिसार की दूसरी नीति थी मित्र नीति। तो मित्र नीति में उसने क्या किया दोस्तों कि जो आपके देखते हैं हम यहाँ पे जो अवंती राज्य है, इस अवंती राज्य के जो शासक होते हैं जिनका नाम होता है प्रद्योत, या फिर इन्हें चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। तो इस प्रद्योत को एक बार पीलियक बीमारी हो गई थी। तो पीलियक बीमारी के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक को भेजा था जिसका नाम था जीवक। तो ये जीवक जाकर इस प्रद्योत का इलाज करता है, जिसके बाद बिंबिसार और प्रद्योत इन दोनों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित हो जाते हैं। दूसरा अगर देखेंगे दोस्तों, तो गांधार जो आपके पंजाब के पास का एरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों गांधार में भी बिंबिसार ने अपने दूत को भेजा था, जिसके कारण गांधार के साथ भी उनकी मित्रतापूर्ण नीति तैयार हो जाती है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मगध साम्राज्य के पास जो वज्जी था, कौशल, इसके अलावा अवंती, और हम देखेंगे दोस्तों तो पंजाब, ठीक है, मध्य पंजाब, तो यहाँ तक इनके अच्छे खासे संबंध स्थापित हो चुके हैं, चाहे वो वैवाहिक रूप से हो या फिर चाहे मित्रतापूर्ण से हो। इसके बाद मुख्य इंपॉर्टेंट है इनकी युद्ध नीति। तो युद्ध नीति में इन्होंने अंग के ऊपर आक्रमण किया था। तो अंग के ऊपर आक्रमण करने के पीछे उनके 2 कारण थे। पहला, बदला लेने के उद्देश्य से। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो साम्राज्य विस्तार, अगर बदला लेने की बात करें दोस्तों, तो बिंबिसार के पिता का नाम मैंने बताया था भट्टिय। तो भट्टिय के समय में अंग राज्य ने कई बार मगध राज्य पर आक्रमण किया था और भट्टिय के राज्य को तहस नहस किया था। इसी के बाद का बदला लेने के लिए बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। दूसरा अगर देखेंगे दोस्तों, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो सभी नीतियों के तहत बिंबिसार अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, तो बिंबिसार ने यहाँ पे अपने सेनाओं को या फिर अपने कर्मचारियों को 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला है संबत्यक, दूसरा वोहारिक और तीसरा है आपके सेनापति। तो संबत्यक जो होते थे, जो शासन करने वाला वर्ग जो होता था, जो शासक वर्ग होते थे, उन्हें संबत्यक कहा गया था। इसके अलावा जो न्याय करने वाले वर्ग होते थे, उन्हें वोहारिक कहा गया था। और अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो जो सेनापति वर्ग था और जो सेना प्रमुख होते थे, उन्हें सेनापति कहा गया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों, तो बिंबिसार ने ये 3 प्रकार से अपने कर्मचारियों का विभाजन किया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, तो बिंबिसार के अगर न्याय की बात करें तो बहुत जटिल उसका न्याय था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो आपका मगध साम्राज्य है वो आपका भौगोलिक रूप से यहाँ पे संपन्न है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी सिंचाई की व्यवस्था आपके बिंबिसार ने यहाँ पर कराई थी। लेकिन अगर हम बिंबिसार की मृत्यु की बात करें
तो माना जाता है कि बिंबिसार के जो बेटे थे अजातशत्रु, तो इसी अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया था। इसलिए इस आपके हर्यक वंश को पितृसत्तात्मक पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासक हुए थे उन सभी ने अपने पिता को मारकर सत्ता हाथ में लिया था, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जिसमें हम बात करेंगे अजातशत्रु, जिसे भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। तो इसके अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के बारे में हमें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो कहा जाता है कि अजातशत्रु ने साम्राज्य को हथियाने के लिए बिंबिसार को कैद करके रख लिया और अपने यहाँ बंदी गृह में उन्हें बंदी बनाकर रखा था। और जो बिंबिसार की पत्नी थी जिनका नाम था कोसला देवी के समझाने पर अजातशत्रु समझ जाता है और अपने पिता बिंबिसार को छोड़ने के लिए जब बंदी गृह में जाता है तो बिंबिसार इस बात से डर जाता है कि अजातशत्रु उसे मारने आ रहा है और वह आत्महत्या कर लेता है। यह कहानी हमें जैन ग्रंथ से मिलती है। दूसरा अगर हम देखेंगे दोस्तों तो बौद्ध ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है कि जो कौशल राज्य के जो राजा थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की जो बेटी थी जिसका नाम था वजीरा। तो इस वजीरा के साथ हम देखेंगे दोस्तों कि अजातशत्रु का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने अपने पिता बिंबिसार का वध करवा दिया, बिंबिसार को मार दिया, क्योंकि बिंबिसार वजीरा से शादी के पक्ष में नहीं था। इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करा दी थी। जो भी हो दोस्तों, दोनों ग्रंथों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु के कारण हुई थी। इसलिए अजातशत्रु को भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। नेक्स्ट जिस शासक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रेणिक नाम आपके बिंबिसार का है और कुणिक नाम आपके अजातशत्रु का है। दूसरा बात अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अजातशत्रु ने कुछ राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, जिसमें आपके प्रमुख राज्य हैं कोसल में काशी राज्य, और दूसरा अगर हम देखेंगे दोस्तों तो लिच्छवी राज्य। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि कौशल में जो काशी राज्य, मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से विवाह किया था और विवाह करने के बाद उन्हें काशी राज्य मिला था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है प्रसेनजीत उस काशी राज्य को, काशी क्षेत्र को वापस हथिया लेता है, क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु होने के बाद प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जिसके कारण काशी राज्य प्रसेनजीत वापस छीन लेता है। तो इसी काशी राज्य के कारण अजातशत्रु प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण करता है। हालांकि इस आक्रमण में प्रसेनजीत अजातशत्रु को हराते रहता है और वह उसे बंदी बनाकर अपने राज्य में रख लेता है। किंतु आज कुछ समय के बाद अजातशत्रु और प्रसेनजीत इन दोनों के बीच संधि हो जाती है और इस संधि के तहत काशी जो राज्य है वह अजातशत्रु को वापस सौंप दिया जाता है और प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि काशी राज्य पुनः अजातशत्रु को वापस मिल जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों तो लिच्छवी राज्य के ऊपर भी इसने अटैक किया था। लिच्छवी राज्य के ऊपर अटैक करने के पीछे कुछ कारण थे। पहला, उसकी जो पत्नी थी पद्मावती हमें दोस्तों एक और मध्यकाल में देखने को मिलेगी। राणा रतन सिंह की पत्नी भी पद्मावती रहती है, ठीक है। पद्मावती, तो इसने क्या किया था, लिच्छवी राज्य के ऊपर अटैक करने के लिए उसे भड़काया था। दूसरा, आपके अजातशत्रु के दो भाई रहते हैं, हल्ल व बेहल्ल। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है दोस्तों कि हल्ल व बेहल्ल अजातशत्रु का कुछ हार व हाथी चुराकर भाग जाते हैं लिच्छवी राज्य में, जिसके कारण वह लिच्छवी राज्य के ऊपर अटैक करता है। तीसरा यहाँ पे माना जाता है दोस्तों कि लिच्छवी और आपके जो
मगध राज्य है, ये दोनों गंगा नदी के पास अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। इसलिए ये वहाँ के जो किसान होते थे, दोनों वहाँ के किसानों से टैक्स वसूल करते थे। इसलिए दोनों में यह बात को लेकर भ्रम था कि यह क्षेत्र किसका है, तो इसी क्षेत्र के लिए दोनों में आक्रमण हुआ और इन दोनों के दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपका गंगा नदी के पास का क्षेत्र के लिए दोनों में आक्रमण हुआ था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोनों में आक्रमण हुआ था। ये कुछ कारण है जो हमें लिच्छवी राज्य के ऊपर अटैक के पीछे देखने को मिलता है। तो जब लिच्छवी राज्य और आपके मगध राज्य में लिच्छवी राज्य के जो राजा थे जिनका नाम था, मैंने आपको बताया था, चेटक, तो चेटक के समय जब आक्रमण होता है तो लगभग यह आक्रमण 16 वर्ष तक चलता है। एक बहुत बड़ा, लगभग बहुत समय तक चलने वाला आक्रमण था। तो इस 16 वर्ष के आक्रमण में अजातशत्रु इसको जीतने के लिए कुछ कूटनीति भी अपनाता है, जिसमें कूटनीति में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो कूटनीति में अपने एक कूटनीतिज्ञ जिनका नाम था विश्वकार, तो इस विश्वकार को वो लिच्छवी राज्य में भेजता है जिसका नाम है विश्वकार। तो इस विश्वकार को ये लिच्छवी राज्य में भेजता है ताकि वो वहाँ के राजा के खिलाफ लोगों को भड़का सके। दूसरा, इस लिच्छवी राज्य के पास वह एक दुर्ग का निर्माण करता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही दुर्ग बाद में जो उदयन राजा आएगा, इसी दुर्ग को वो कुसुमपुर नामक एक नगर बसाएगा और फिर यहीं पाटलिपुत्र नाम से अपनी वो राजधानी बनाएगा। तो इस दुर्ग का निर्माण पहले आपका अजातशत्रु करता है। तो लगभग 16 वर्ष के युद्ध में विश्वकार अपना काम करता है, जो 3 साल तक आपके लिच्छवी राज्य में रहता है और वहाँ के लोगों को भड़काने का काम करता है। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों तो ये दुर्ग यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो लगभग इन दोनों बातें कारण। और तीसरा हम देखेंगे तो यहाँ पे अजातशत्रु इस युद्ध को जीतने के लिए 2 अद्भुत प्रकार के यंत्र का प्रयोग करता है। एक रहता है आपका रथ मूसल और दूसरा होता है आपका महाशिला कंटक। महाशिला कंटक से दोस्तों बड़े बड़े औजार, यहाँ बड़े बड़े पत्थर इसमें बांध कर फेंका जाता था। और रथ मूसल जो एक प्रकार का रथ होता था जिसके चारों ओर कांटेदार पहिए लगे होते थे, जिससे वहाँ पे इन 2 औजारों का प्रयोग इसने लिच्छवी राज्य को जीतने के लिए किया था। और अंततः 16 वर्ष के बाद लिच्छवी राज्य अजातशत्रु के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो यह कुछ उसकी युद्ध नीति थी दोस्तों जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें अजातशत्रु के बारे में देखने को मिलता है वो यह था कि अजातशत्रु के कार्यकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इस निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध अजातशत्रु अपने दरबार में, जहां गिरिव्रत इसकी राजधानी रहती है, तो गिरिव्रत में पहली बार यह प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में यह करता है। और इसी बौद्ध संगति में 2 पिटकों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। एक होता है सुत्त पिटक और एक होता है विनय पिटक। तो 2 पिटकों का निर्माण यहाँ पर किया गया था प्रथम बौद्ध संगति में। सप्तकर्णी गुफा में इस संगति का आयोजन किया गया था। तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इनके निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में, जो आपके गिरिव्रत या राजगिरी में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 2 पिटकों का निर्माण हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे अजातशत्रु। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था इसलिए वो पितृहंता शासक कहलाता था, सेम वैसे उदयभद्र या उदयन ने भी अपने पिता को मारकर शासक बना। और अगला शासक हम देखते हैं दोस्तों उदयन बनता है। तो उदयन के बारे में हम इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी, जो आपके सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों तो उदयन ने अवंती राज्य के ऊपर अटैक किया था। मैंने आपको बताया था कि अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, तो इस समय अवंती के जो राजा थे वो थे पालक, जो प्रद्योत के पुत्र थे। तो इस पालक के उसने कई बार आक्रमण किया और इसमें उदयन की जीत हुई। किंतु बाद में हम देखेंगे तो पालक के एक सेनापति ने धोखे से उदयन को मार दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हर्यक वंश है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसके जो अंतिम जो शासक होते हैं वो नागदशक शिशुनाग इसे मारकर एक नया वंश यहाँ पर स्टार्ट करता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश।